उत्तरी यूरोप के प्राचीन जंगलों के भीतर बसे ब्लैक होलों के छोटे अलग थलग गांव में किंवदंतियों और अंधविश्वास गहरे तक फैले हुए थे। गांव वाले अंधेरी शक्तियों और प्राचीन रीति रिवाजों के बारे में फुसफुसाते थे, जिनकी कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थी। इन कहानियों में फुसफुसाती परछाइयों की किंवदंती थी, दुष्ट आत्माएं जिन्हें पुराने सापितो इज़ाबोर्ड का उपयोग करके असावधान लोगों द्वारा बुलाया जा सकता था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए एपिसोड में। पेश है डर उत्पन्न करने वाली दास्तां सापितो इज़ाबोर्ड की कहानी। यह 1864 की शरद ऋतु थी और पत्तियां उग्र नारंगी और लाल रंग में बदल चुकी थीं और ज़मीन पर रंगों का बहुरूप दर्शक कालीन बिछा हुआ था। दिन छोटे होते जा रहे थे और गांव में ठंडक छा चुकी थी। ब्लैक होलों के बाहरी इलाके में एक जर्जर हवेली में 3 जिज्ञासु बच्चों ने भाग्य को लुभाने और किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का फैसला किया। मार्था, जो 17 साल की सबसे बड़ी थी, निडर और जिद्दी थी। उसका छोटा भाई सैमुअल 15 साल का था, एक शक्की लड़का जिसे मिथकों और किंवदंतियों को खंडित करने में मज़ा आता था। उसकी एक दोस्त एलिजा 16 साल की थी, एक शांत लड़की जिसे अलौकिक बातों में गहरी रुचि थी। यह एलिजा ही थी जिसने अपनी दादी के घर की अटारी में प्राचीन इज़ाबोर्ड पाया था, जो अजीब रहस्यमयी प्रतीकों से ढके धूल भरे संदूक में छिपा हुआ था। एलिजा ने मार्था और सैमुअल को बोर्ड दिखाते हुए कहा, मुझे यह मेरी दादी की अटारी में मिला। उसकी आवाज़ उत्तेजना और डर से कांप रही थी। उसने कहा, यह एक वास्तविक ओइजा बोर्ड है। कहते हैं कि यह आत्माओं को बुला सकता है। मार्था की आंखें उत्साह से चमक उठी। उसने कहा, चलो इस ओइजा बोर्ड को आजमा के देख लेते हैं। सैमुअल ने अपनी आंखें घुमाई और कहने लगा, तुम दोनों पागल हो, यह सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा है। लेकिन ठीक है, मैं साथ आऊँगा। किसी को तुम्हें परेशानी से दूर रखना होगा। उस शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया और जंगल में अंधेरा और भयावहता छा गई, तीनों ने पुरानी हवेली की ओर अपना रास्ता बनाया। हवा में सड़ती पत्तियों और नम धरती की गंध थी और इलाके में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। हवेली उनके सामने घूम रही थी। इसका भव्य मुखौटा अब ढह रहा था। अंदर हवा उमस भरी थी और फर्श बोर्ड पैरों के नीचे चरमरा रहे थे। वे एक भव्य पार्लर की ओर बढ़े, जहां कमरे के केंद्र में एक अलंकृत ढोल से ढकी हुई मेज खड़ी थी। उन्होंने मेज साफ की और रोशनी के लिए कुछ मोमबत्तियों के साथ बीच में ओइजा बोर्ड रख दिया। सैमुअल ने पूछा, क्या तुम दोनों इस बारे में निश्चित हो कि हमें ये करना है? उसकी आवाज़ में आशंका का संकेत था। मार्था मुस्कुराई और बोली, क्या तुम डर रहे हो सैमी? यह सिर्फ एक खेल ही तो है। कम ऑन। एलिजा ने एक गहरी सांस ली और अपनी उंगलियां प्लेनचेट पर रख दी। मार्था और सैमुअल ने भी ऐसा ही किया और एलिजा के निर्देशानुसार उन्होंने प्लेनचेट को हवा में घुमाना शुरू कर दिया। एलिजा ने कहा, यहाँ कोई आत्मा मौजूद है तो अपनी मौजूदगी का एहसास कराए। क्या कोई आत्मा हमसे बात करना चाहती है? कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर प्लेनचेट चलना शुरू हुआ, पहले धीरे धीरे और फिर बढ़ती हुई गति के साथ। और फिर जवाब आया, हाँ, यहाँ कोई मौजूद है। मार्था की आंखें चौड़ी हो गई। उसने पूछा, तुम कौन हो? प्लेनचेट फिर से घूमा और बोला, मैं एक काली परछाई हूँ। सैमुअल की रीढ़ की हड्डी में ठंडक तोड़ आई। उसने बोला, यह मजाकिया नहीं है एलिजा, इसे आगे बढ़ाना बंद करो।
एलिजा ने अपना सिर हिलाया और बोली, मैं भी ये खेल अब और नहीं खेलना चाहती, कसम खाती हूँ। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मोमबत्तियाँ टिमटिमा उठी और कमरे में ठंडी हवा चली जिससे वह बुझ गई। हवेली अंधेरे में डूब गई और तापमान तेजी से गिरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे परछाइयाँ दीवारों के साथ नृत्य कर रही हो, अपने स्वयं के जीवन के साथ आगे बढ़ रही हो। लेकिन मार्था निश्चिंत थी। उसने कहा, नहीं, हमें जानना ही होगा। और उसने पूछा, फुसफुसाती परछाइयाँ, तुम आखिर चाहते क्या हो? उत्तर आया, मैं तुम्हें चाहता हूँ। अचानक उनके नीचे की जमीन हिलने लगी और अंधेरे से एक धीमी कंठस्थ कुर्राहट की आवाज आने लगी। दीवारों पर परछाइयाँ और गहरी हो गई जो अस्पष्ट मानवीय रूपों में एकत्रित हो रही थी। हवा एक द्वेषपूर्ण उपस्थिति से घनी हो गई और हर तरफ से उन पर दबाव डाल रही थी। सैमुअल चिल्लाया, हमें यहाँ से निकलने की ज़रूरत है, और अपना हाथ प्लेंजेट से दूर खींच लिया। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। परछाइयाँ आगे बढ़ीं और तीनों को दमघोंटू अंधेरे में घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे ठंडे चिपचिपे हाथों ने उन्हें जकड़ लिया हो, उन्हें खींच रहा हो और उन्हें अंधेरे की ओर ले जा रहा हो। मार्था चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने में कहीं समा गई। अदृश्य ताकतों के खिलाफ संघर्ष करते हुए एलिजा की आंखें आतंक से चौड़ी हो गई। सैमुअल ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत उस अलौकिक शक्ति से कोई मुकाबला नहीं कर सकी जिसने उसे जकड़ लिया था। एक ही पल में वे सारे अलग हो गए। हर कोई अपने निजी दुस्वप्न में खो गया, या मैं कहूँ कि वो तीनों सपने की दुनिया में कहीं खो चुके थे। मार्था ने खुद को हवेली की एक अंधेरे टेढ़े मेढ़े संस्करण में पाया जहाँ दीवारें उसके लिए बंद लगती थीं और हर दरवाज़ा एक और समान कमरे की ओर ले जाता था। परछाइयों ने उसका नाम फुसफुसाया, उसे ताना मारा, उसे डर की भूल भुलैया में और गहराई तक धकेल दिया। सैमुअल काले पेड़ों के जंगल में फंस गया था। उनकी शाखाएं कंकाल के हाथों की तरह उसकी ओर बढ़ रही थी। जमीन हड्डियों से अटी पड़ी थी और हवा खोई हुई आत्माओं के शोकपूर्ण विलास से भर गई थी। वह भागा, लेकिन चाहे वह कितनी भी दूर चला गया हो, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा है। एलिजा एक ठंडे उजाड़ परिदृश्य में थी। वह मुरझाए हुए फूलों के खेत से होकर गुजरी। उसकी पंखुड़ियाँ उसके स्पर्श से धूल में गिर रही थी। यहाँ फुसफुसाहटें ज़रा तेज थी, लगातार और निरंतर। उसके दिमाग को अंधेरे विचारों और भयानक दृश्यों से भर रही थी। इस पीड़ा में कई घंटे, या मैं कहूँ शायद कई दिन बीत चुके थे। समय ने अपना सारा अर्थ खो दिया, क्योंकि वे अपने व्यक्तिगत नरकों में भटक रहे थे। उनके दिमाग और शरीर पागलपन के कगार पर पहुंच चुके थे। जब उन्हें लगा कि वे और अधिक सहन नहीं कर सकते, तभी एक आवाज़ नरम लेकिन प्रभावशाली अंधेरे को चीरते हुए आई, बहुत हो गया। परछाइयाँ पीछे हट गईं और दमनकारी अंधकार दूर हो गया। मार्था, सैमुअल और एलिजा ने खुद को हवेली के पार्लर में वापस हांफते हुए पाया। ओइजा बोर्ड फर्श पर टुकड़ों में बिखरा हुआ था। प्लेंजेट टूट गया था। उनके सामने एक आकृति खड़ी थी जो छाया में लिपटी हुई थी, लेकिन उसकी उपस्थिति से शक्ति का संचार हो रहा था। यह न तो नर था और न ही मादा। इसका रूप धुएं की तरह बदल रहा था। आकृति ने कहा, तुमने अपनी समझ से परे शक्तियों को जागृत कर दिया है। इसकी आवाज़ उनके दिमाग में गूंज रही है। फुसफुसाती परछाइयों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मार्था ने पूछा, तुम हो कौन? वह आकृति मुस्कुराई और बोली, मैं दुनियाओं के बीच के पर्दे का संरक्षक हूँ। तुम किस्मत वाले थे कि मैंने हस्तक्षेप किया, वरना आज तुम सभी जिंदा नहीं होते।
एलिजा ने डरते हुए पूछा, हम अब क्या करें? उस अदृश्य शक्ति ने कहा, इस जगह को छोड़कर भाग जाओ जल्द से जल्द, और इस रात के बारे में फिर कभी बात मत करना। बुलाए जाने पर परछाइयाँ वापस आ जाएंगी और अगली बार तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसके साथ ही वह आकृति गायब हो गई और पार्लर में सन्नाटा छा गया। तीनों ने हवेली से भागने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उनके दिल डर और राहत से धड़क रहे थे। वे जंगल से होकर भागे जब तक कि वे अपने गांव की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। हर कोई अपनी आप बीती की यादों से परेशान था। हवेली को अंततः जंगल द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया गया। इसका काला इतिहास कुछ लोगों को छोड़कर सभी भूल चुके थे। फुसफुसाती परछाइयों की कथा अस्पष्टता में बदल गई। यह बच्चों को डराने के लिए मात्र एक भूत की कहानी बनकर रह गई। लेकिन शांत जड़ों में जब हवा पेड़ों के बीच से होकर गुजरती थी और छाया टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में नृत्य करती थी, मार्था, सैमुअल और एलिजा अभी भी फुसफुसाहट सुन सकते थे, जो उन्हें उस अंधेरे की याद दिलाते थे जो उन्होंने फैलाया था, और उस अभिभावक की याद दिलाती थी जिसने उन्हें बचाया था। और वे अपने दिल की गहराई से जानते थे कि कुछ किंवदंतियों को बिना किसी व्यवधान के ही छोड़ देना बेहतर है। द एंड।